सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी आरएसएस की कार्यप्रणाली को लेकर। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में नराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 4 दिवसीय बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने यूपी और उत्तराखंड में बड़े बदलाव की घोषणा की है। संघ की ओर से गुरुवार की दोपहर प्रचारकों के दायित्व में बदलाव किया गया। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन और उसमें संघ की भूमिका को लेकर जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, उसके बाद में किए गए ये परिवर्तन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, अहम माने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क मनोज का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर कर दिया गया है। मनोज अवध प्रांत में सह प्रांत प्रचारक रहे हैं। इससे पहले वे काशी में भी सह प्रांत प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। अब गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर उनके लिए नया है। अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख नवल किशोर का केंद्र प्रकृति भारती मोहनलालगंज लखनऊ में किया गया है, तो उनका केंद्र अभी तक गोरखपुर रहा करता था, अब लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद संघ यानी आरएसएस एक्टिव मोड में है और लगातार बदलाव कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है। तो देखिए, आरएसएस अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये जो खराब प्रदर्शन खासतौर पर यूपी में रहा, उसको लेकर अब आरएसएस जो है वो उस प्रदर्शन को पचा नहीं पा रहा है। लिहाजा आरएसएस की वो एक्टिवनेस का अभाव और सक्रियता का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिसका असर यूपी में चुनावी नतीजों पर पड़ा। लेकिन अब विस्तार किया जाएगा, अब बड़े बदलाव किए गए हैं, अब प्रभारियों को बदला गया है, तो यहाँ पर नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी गई हैं और थोड़ा सा उलटफेर भी किया गया है ताकि एक नई कार्यप्रणाली की शुरुआत की जा सके। ये कहा जा सकता है कि एक नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। आरएसएस यानी संघ खुद को अब बेहद एक्टिव करने में जुटा हुआ है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से आरएसएस बेहद चिंतित है, लिहाजा अब शाखाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों तक शाखाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो 4 दिवसीय बैठक, और ये काफी महत्वपूर्ण रही बैठक क्योंकि बीजेपी के साथ ये मंथन लगातार किया गया। अब क्या बदलाव नए होंगे उस पर भी इसमें समीक्षा की गई और रणनीति तैयार की गई। कुछ बड़े बदलाव भी संघ ने अपने अंदरूनी तौर पर किए हैं ताकि आने वाले चुनावों में खासतौर पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और फिर मुख्य फोकस होगा 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव पर, जिसमें अभी से ही जुटने की तैयारी जो है वो संघ और बीजेपी कर रहा है। लिहाजा बीजेपी को आगे बढ़ाने में हमेशा से ही हर चुनाव में, और चुनाव ना भी हो तो एक विस्तार करने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपी में मजबूती की एक धार बनती है आरएसएस, और ऐसे में आरएसएस की जो एक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं यूपी को विजय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। लेकिन इस बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक अभाव देखने को मिला, कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिला, एक कम्युनिकेशन गैप, एक संवाद का अभाव देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि यूपी में बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन अब बीजेपी भी एक्टिव है, साथ ही साथ बीजेपी की रीढ़ की हड्डी यानी आरएसएस भी एक्टिव है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकिता सरीन लखनऊ से मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, और इनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत करूंगी निकिता मेरे सहयोगी के साथ ही। निकिता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्र क्योंकि लखनऊ रहता है, भले ही बैठक चाहे कहीं पर भी चल रही हो, कुछ बड़े बदलाव संघ ने अपने अंदरूनी तौर पर किए हैं। क्या बड़ी रणनीति है, क्या एक बड़ी योजना यहां पर बनाई जा रही है? संघ अपने आप को और मजबूत और विस्तार करने पर अब फोकस कर रहा है। निकिता, क्या बड़ी योजना यहां पर बनाई जा रही है? अपने आप को विस्तार करने पर अब फोकस कर रहा है। निकिता, आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लग रहा है कि शायद तकनीकी खामी के कारण निकिता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि ये कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि विस्तार करना, अपने आप को मजबूत करना, अपनी शाखाएं बढ़ाने पर जोर देना, ये दर्शा रहा है कि इस खराब प्रदर्शन को आरएसएस भी पचा नहीं पा रहा।
मनीषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहली चीज तो ये कि आरएसएस की ये प्रोसेस जून में होती ही है, जिसमें आरएसएस इस तरीके के बदलाव लाता है, एक सालाना प्रक्रिया है। दूसरे, शाखाएं बढ़ाने का, विस्तार करने का पहले से एजेंडा था, क्योंकि 2025 में 100 साल हो रहे हैं संघ के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी चीज, बड़े बदलाव अभी कम हुए हैं, अभी तो हमें 2-4 बदलाव ही दिखे। हमें लगता है कि जो आरएसएस की बैठक है जुलाई लास्ट में, अगस्त फर्स्ट वीक में केरला में, जो राष्ट्रीय बैठक है, उसके बाद से और बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में आरएसएस में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये एहसास है कि इस हार का कारण मूल्यतः पीडीए वोट बैंक का शिफ्ट होना तो है, लेकिन संगठन का उतना निष्क्रिय हो जाना भी है। संगठन, खासकर आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं थे जैसे वो हर चुनाव में होते थे। कहीं ना कहीं ये फीलर आता है कि वो लोग प्रधानमंत्री की छवि और ऑरा को देखते हुए थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे कि हम तो चुनाव जीत ही लेंगे, हाँ। जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी की छवि में कोई समस्या होती तो उत्तराखंड में भी दिखती, मध्य प्रदेश में भी दिखती, दिल्ली में भी दिखती। लेकिन इन तीनों राज्यों में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में, भाजपा को 100% सीटें मिली हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के संगठन में भाजपा को बहुत मेहनत करनी है और कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पे बड़े बदलाव करने होंगे, जिससे कार्यकर्ता का मोराल हाई हो, जो कि लो प्रतीत होता है। और आगे के चुनाव में सबसे पहले तो ये 10 सीटों का जो उपचुनाव है, उसमें इस टाइप की चीजें फिर से देखने को ना मिले। जमीनी स्तर पे बड़े बदलाव करने होंगे, जिससे कार्यकर्ता का मोराल हाई हो, जो कि लो प्रतीत होता है। और आगे के चुनाव में सबसे पहले तो ये 10 सीटों का जो उपचुनाव है, इसमें इस टाइप की चीजें फिर से देखने को ना मिले। ठीक है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मनीष जी। पंकज रस्तोगी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पंकज जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विस्तार अब दिया जा रहा है, लिहाजा अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी एक्टिवनेस बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यही सेम बात जो है वो बीजेपी को भी समझ में आ गई है कि आप एकला चलो वाली रणनीति पर नहीं चल सकते हैं साहब, आपको जरूरत पड़ेगी आरएसएस की और आरएसएस के विस्तार की और उसकी मजबूती की। और शायद ये बीजेपी समझ चुकी है। लेकिन अब जो पीडीए का जिक्र, पीडीए फॉर्मूले का जिक्र अभी मनीष जी ने किया कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूले था वो एक काट साबित हुआ यूपी में बीजेपी के लिए, वोट के लिए। वोट बैंक पर एक तरीके से हमने देखा कि वो वोट बैंक जो था खासतौर पर दलित और पिछड़ों का, वो एक शिफ्ट हुआ है इंडिया ब्लॉक पर, और इसका खामियाजा यूपी में बीजेपी को प्रदर्शन में भुगतना पड़ा। अब यही वजह है कि पिछड़ों और दलितों पर फोकस करने पर और उन पर पैठ बनाने की एक रणनीति संघ ने बनाई है। देखिए, पहले तो समझ लीजिए, आरएसएस के बारे में जान लीजिए कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और 2025 में उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र के सभी लोगों को साथ लेके चलने की उसकी परंपरा रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में 2017 में वापसी हुई थी विधानसभा में, और 2022 में भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। लेकिन जिस तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई और समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, ये भी भाजपा के लिए चिंतनीय है। और जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में समन्वय का न होना, और दूसरी चीज कार्यकर्ताओं का अति उत्साहित होना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो 400 के पार के नारे में रहेंगे, वो अति उत्साहित थे। वो ज्यादा क्षेत्रों में नहीं गए और सांसद विधायक तक अपने क्षेत्रों में नहीं गए, इसका परिणाम रहा। और दूसरी चीज है, समाजवादी पार्टी ने एक समुदाय में, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो आपके बैकवर्ड समुदाय हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट समुदाय हो, सब में भ्रम फैलाने का काम किया, सबको भ्रमित फैलाने का काम किया। उसी भ्रम का परिणाम रहा कि जो है जनता उस झांसे में आ गई और उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनकी योजनाओं में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की योजनाओं में जितना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है केंद्र की सरकार ने, उतना मुसलमानों को आज तक कांग्रेस के 60 सालों में भी नहीं मिला होगा। लेकिन मुसलमानों ने उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, तो ये भी एक विडंबना रही। और दूसरी बात देखें तो जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव फैलाया, विडंबना क्या सर पंकज जी, इसमें विडंबना क्या है? इसमें तो एक मुद्दे को किस तरीके से विपक्ष ने लपका और उसे उठाया, एक नैरेटिव सेट किया, तो वही है ना कि पूरा वोट बैंक एक शिफ्ट हुआ है। अब भरोसा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इसमें तो संघ की भी एक भूमिका रही है कि संघ उतना एक्टिव नजर नहीं आया।
संघ की बात से जैसा कि सूचनाएं मिल रही है, संघ को आधार बनाकर संघ के साथ समन्वय न करके टिकट वितरण नहीं हुए। और क्या नाम है, कार्यकर्ता भी जो है अति उत्साहित रहे, उनको ये था कि 400 पार का नारा है तो मोदी जी हमारी वैतरणी को पार कर देंगे, योगी जी वैतरणी को पार कर देंगे, अमित शाह जी वैतरणी को पार कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस है, वो 2000 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। ठीक है इसलिए मनीष, वो इसमें मनीष जी कमर का मैं कस रुक के कर लेती तैयार हूँ। है और मनीष जी, सारी योजनाएं एक तरफ पीडीए फॉर्मूला समाजवादी सारे पार्टी का, जिसमें हमने देखा कि एक बेहतर प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक ने यूपी में किया, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, जिसकी शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी। लेकिन पीडीए फॉर्मूला बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला, एक मैजिक फॉर्मूले की तरह ही उभर कर आया। अब इसके काट करने के लिए आरएसएस अपने आप को विस्तार दे रहा है और खासतौर पर पिछड़े और दलितों पर फोकस करने के लिए रणनीति इस 4 दिवसीय बैठक में तैयार की गई है। क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए कि आप किस तरीके से पीडीए फॉर्मूले को ओवरकम करते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं, पिछड़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं? मनीषा जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज कि जो 2014 में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करी थी देश में और प्रदेश में, उसका फायदा उन्हें मिला था। इस बार ऐसी कुछ सोशल इंजीनियरिंग जो है विपक्ष करने में कामयाब रहा, पीडीए अलायंस में, कांग्रेस और सपा में। दूसरी चीज, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था, मैं फिर आज कहूंगा कि जनता सब जानती है, सब समझती है। हमें वोटर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वोटर की समझ में नहीं आया, झांसे में आ गया, फंस गया। जनता बहुत समझदार है। जनता ने जो चीजों पे वोट करा है, जनता उन चीजों का हिसाब मांगेगी विपक्ष से। और आपको अभी ये उपचुनाव में दिख जाएगा कि कांग्रेस और सपा उसमें कैसे आते हैं जनता के सामने, क्योंकि जो वादे उन्होंने करे थे उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आप डिलीवरी नहीं दोगे तो जनता बहुत तेजी से अपना मत बदलती है। और भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भारत में हर दूसरे महीने एक चुनाव होता है। लोग जनता के पास जाते हैं, पुरानी बातों का एंडोर्समेंट लेते हैं और नया मतदान लेते हैं। इसलिए हमें जनता को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर उनसे कोई झूठे वादे करे गए हैं, उनको कोई प्रलोभन दिया गया है, उन्हें कोई गलत गाइडेंस दिया गया है, तो वो इसका जरूर चुनाव में, अगले उपचुनाव में इसका जवाब जरूर देंगे। आरएसएस एक संगठन के रूप में हमेशा जमीनी स्तर पे काम करता रहता है। अगर आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आरएसएस ने बहुत काम करा है। जो वो वनवासी योजना पे काम करते हैं, एकल विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट में स्थापित हुए, इसका भाजपा को समय समय पे फायदा होता रहता है। अब और प्रदेशों में फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश में इसका कुछ फायदा क्यों नहीं हुआ? ये आकलन जरूर करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये सामंजस्य में कमी रह गई आरएसएस और भाजपा के बीच में, कि उनके जमीनी स्तर के लोग नहीं जुड़ पाए और अपना वोटर घर से नहीं निकाल पाए। जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम दिख रही थी, उसके बाद कम भी रही और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये काम आरएसएस और बीजेपी बखूबी करेगी। लेकिन अगर विपक्ष ने कुछ ऐसे वादे करे हैं जो जनता के वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो जनता से समझदार इस, मुझे लगता है, लोकतंत्र में कोई नहीं है। अच्छा मनीष जी, अब एक और मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है, वो ये कि अब ग्राम पंचायतों तक जो संघ की जो शाखाएं हैं उन्हें अब पहुंचाया जाएगा, यानी कि शाखा बढ़ाई जाएंगी। अब अपने आप को विस्तार देने की योजना बनाई गई है। ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, उसका कितना असर होगा विपक्षी गठबंधनों पर, और साथ ही साथ बीजेपी को कितनी मजबूती इससे मिलने वाली है? देखिए, बीजेपी इससे जरूर मजबूत होगी, क्योंकि संघ जब कभी भी ग्राम तक जाएगा, गांवों तक जाएगा, तो संघ कभी कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसकी डिलीवरी वो ना कर पाए। संघ वो संगठन है जो पहले डिलीवरी करता है, फिर लोगों से पूछता है कि क्या ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। नहीं है तो हम फिर से काम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम कोई सरकार नहीं है जो हम आपसे वादा करेंगे कि हम बन जाएंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे। इसीलिए आरएसएस जैसे संगठन का बीजेपी को फायदा मिलता है। वो जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है। उनके कार्यकर्ता बिना किसी लाभ, बिना किसी हानि के काम करते हैं। वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता को कोई वादा नहीं करते, मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कोई सरकार नहीं है। और इसका फायदा यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में बीजेपी को मिलता है, मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विपक्ष ने जो वादे करे हैं, बीजेपी को और आरएसएस के लोगों को जमीन पे जाके लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो अपने मताधिकार में बदलाव करा इन वादों के लिए, क्या ये वादे अब
पूरे हो रहे हैं? क्या आपको ये चीजें मिल रही हैं? अगर नहीं मिल रही तो आपको विपक्ष से ये जरूर पूछना यानी चाहिए कि आपने यानी जो आप वादे कीजिए, आप रणनीति बनाइए, लेकिन आप डिलीवर कितना कर रहे हैं उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। पंकज जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पंकज जी, रणनीति बना लीजिए, आप विस्तार भी कर लीजिए, आप अपने आप को मजबूत भी कर लीजिए, लेकिन असल मायने में मजबूती आपकी तभी दिखेगी जब आप किए गए अपने वादों और साथ ही साथ अपने जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बयान है, उनको आप कितना प्रभावशाली बनाते हैं लोगों के बीच में, और डिलीवरी ऑन टाइम कैसे करते हैं। देखिए, एक बात तो तय समझिए, देश में 6 लाख गांव हैं और उत्तर प्रदेश में करीब 97,000 गांव। तो उत्तर प्रदेश में जो संघ का फोकस है कि हर गांव तक संघ की शाखाएं खोली जाए, और संघ के खिलाफ भाजपा अधूरी है। संघ ने ही भाजपा को सत्ता में पदारूढ़ किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे डिलीवरी की, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से डिलीवर करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में तो उसकी डिलीवरी योगी आदित्यनाथ ने बखूबी निभाई है। उन्होंने सुशासन का, भयमुक्त शासन का राज कायम किया, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रह गई कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती थी, पुलिस तंत्र कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता था, और तमाम जो है चीजों में जो है उन कार्यकर्ताओं की बहुत जगह अनदेखी होती थी। तमाम अधिकारी जो है कार्यकर्ताओं के नहीं सुनते थे, और उसका गर्मी की विभीषिका का भी कारण रहा। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो 65 करोड़ वोट जरूर पूरे पोल हुए पूरे लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से निकालने में सफल नहीं हो सका। जिस तरह से 2019 में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और भारतीय जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 20% कम सीटें मिली। और लेकिन अब जो है देर आए दुरुस्त आए की कहावत के साथ भारतीय जनता पार्टी हर चीज का चिंतन करती है, और इस बात को भी मानिए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी विदाई तय है, और धर्मपाल सिंह सैनी जो देर आए दुरुस्त आए पंकज जी, लेकिन अब बीजेपी भी समझ चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा ही नहीं गया, पंचायत स्तर तक लोगों के साथ आपने जुड़ाव किया ही नहीं, और शायद यही तो वजह है ना कि अब इस कमी को पूरा किया जा रहा है, अब भरा जा रहा है, यानी कि अब माना ना बीजेपी ने और तमाम नेताओं ने। बिल्कुल, ग्रामीण बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उसके कार्यकर्ताओं ने, चाहे नेताओं ने, इस बात को समझ लिया है कि बिना जमीनी स्तर पर काम किए बिना सत्ता दोबारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है, लेकिन अति उत्साह और उसके कारण ऐसा हुआ, तो ये मान के चलिए। और दूसरी बात है, जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनकी उदासीनता भी बहुत मायने रखती है। उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन नहीं किया, हम लोग तो कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, धर्मपाल सिंह सैनी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, मृदुभाषी नहीं है। इसके पहले सुनील बंसल थे, वो कार्यकर्ताओं से फिर भी मिलते थे, ये मिलते नहीं। तो इन सब चीजों का भी संगठन मंत्री की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन्होंने उनका न मिलना, संवाद न करना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके कारण भी हुआ। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी भूमिका प्रबलतापूर्वक निभाई है। उन्होंने तो हमेशा क्या नाम है सुशासन का, भयमुक्त शासन का राज कायम किया, उनके संज्ञान में जो भी बातें आई उन्होंने किया। लेकिन जिस तरह से संगठन में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के अन्य पदाधिकारी हो, उसी का नतीजा रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और मैं तो कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, एक मेरा सुझाव है कि जिस तरह से 2022 में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे आपके लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो मेरठ से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इस समय उनको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, और झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी मोटरसाइकिल पे घूम के प्रचार करके पूरा क्षेत्र कवर किए हुए हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए तो ये भी वो बखूबी जो है एक चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, बल्कि उन्होंने 2014 से का जो चुनाव था उस समय भी उन्होंने बखूबी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अध्यक्ष बने, 18 में उन्होंने उस तरह से निभाया। तो ठीक है सर, मैं मनीष जी का रुख कर लेती हूँ। मनीष जी, अब ये जो उत्तराखंड और यूपी में होने वाले तमाम जो चुनौतियां, जो चुनाव आने वाले इस समय में, इनको लेकर जो संघ ने एक बड़े फैसले किए हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं, ये कितने सफल साबित होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोरखपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों तक जहां पर बड़े प्रभावशाली नेता संघ के काम कर रहे थे, अब उन्हें बदल दिया गया है। तो क्या ये बदलाव धरातल पर सफल साबित होगा, सही साबित होगा? मनीषा जी, जब कोई चुनाव में हार होती है तो बदलाव जरूर होना चाहिए। सफल होगा नहीं होगा ये तो अगले चुनाव से हमें पता चलना शुरू होगा। हाँ। लेकिन संघ और भाजपा जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए होता है।
बदलाव आता है, लोगों की बात सुनी जाती है, क्योंकि ये बदलाव किसी न किसी फीडबैक पे हो रहा होगा। उन्होंने किसी तंत्र से ये पता लगाया होगा कि कौन से लोग बदलना जरूरी है, कौन से लोगों की सूचनाएं सही नहीं आ रही, कौन से लोग जमीन पे काम नहीं कर रहे। तो जब तंत्र में बदलाव होता है तो नीचे तक ये फीलर जाता है कि हाँ, अब हमारी बातें सुनने की कोशिश करी जा रही है। अभी और बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जब 2-4 बदलाव होते हैं तो कार्यकर्ता अपनी बात और मुखरता से कहने लगते हैं और सही जगह तक पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस समय कोई हमारी बात सुन रहा है। लेकिन जब ये सारे बदलाव हो जाएंगे तो मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस संगठन एक साथ मिलकर भाजपा और यूपी के प्रदेश के चुनाव को और अच्छे ढंग से लड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और बदलाव हमेशा होने चाहिए, जीत के बाद भी बदलाव होते हैं। आप देखिए, भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस समय मंत्री बना दिया, तो इसका मतलब अब कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नया आएगा। जीत के बाद भी बदलाव होते हैं और हार के बाद थोड़ा और तेज रिएक्शन होता है। लेकिन जनता के लिए और खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी मैसेज है कि संघ और भाजपा ने एक समन्वय से बदलाव करना शुरू करे और आगे इन बदलावों के बेहतर परिणाम हमें जरूर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेंगे। लेकिन शाखाओं को बढ़ाना और लोगों तक पहुंचना, अब ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, अब ये जो चर्चाएं की गई हैं और ये इन पर जो घोषणाएं हुई हैं, अगर ये घोषणाएं हुई हैं इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स के माध्यम से ये समझ में आ रहा है बीजेपी आला कमान को कि ये काम अगर पहले कर लिया होता तो शायद उस तरह के नतीजे नहीं होते, उस तरह का प्रदर्शन नहीं होता लोकसभा चुनाव में। तो यानी कि संघ का होना साथ में कितना मजबूत है और कितना जरूरी है, क्योंकि जब हमने देखा कि चुनावी रैलियों के दौरान बड़े मंत्री और बड़े नेता ये कह रहे थे कि अब हमें तो वैचारिक तौर पर अगर संघ की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, अन्यथा हम खुद में इतने काबिल हैं और इतने सक्षम हैं। लेकिन नहीं है सक्षम, ये रीढ़ की हड्डी है संघ बीजेपी का और ये साथ में चलने की पॉलिसी है, साथ में चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मनीषा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। आपने अपने शब्दों में बहुत अच्छा विश्लेषण करा है कि संघ की क्या महत्व है, क्या जरूरी है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सोशल लाइफ में रहते हैं लोग, उन्हें कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो किसी भी प्रकार से जनता के हित में या पार्टी के हित में ना हो। कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसमें अब मुझे लगता है मंथन हुआ है, आगे इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी और यही चीजें बदलाव को प्रेरित कर रही है। संघ जैसे जाएगा, जैसे भी पंकज जी कह रहे थे, यूपी में 97,000 गांव है, तो संघ जैसे जैसे अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाएगा तो उसको ये भी जमीन पे पता चलेगा कि क्या ऐसे मुद्दे थे जो भाजपा के विपक्ष में गए, और उन्हीं मुद्दों का मंथन करके उन्हीं को सही करके भाजपा को आगे बढ़ना चाहिए। और संघ के बिना भाजपा या भाजपा के बिना संघ की कल्पना कभी नहीं ना करी जा सकती है, ना करी जा पाएगी। बिल्कुल, लिहाजा इसको लेकर अब वाकई में जिस तरीके से हम एक्टिवनेस देख रहे हैं कि 4 दिवसीय बैठक और चारों की चारों बैठक में एक एक कर वो घोषणाएं हो रही हैं जिनको लगता है कि अगर सुधार पाएंगे तो वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि मनीष जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क में ले लेती हूँ, आप जिस एक इकलौते वोट बैंक की तरफ बीजेपी आश्वस्त थी कि हमारा ये तो परंपरागत वोटर है, ये तो हमारा एक परमानेंट वोट बैंक है, लेकिन केवल उस वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब आरएसएस जो है, जो संघ है, वो पिछड़ों और दलितों पर भी फोकस कर रहा है। देखिए, इसमें 2 बड़े बदलाव है। आप जिसको परंपरागत वोटर कहती है ना, उसकी भी इच्छाएं बहुत है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। आपने उसे परंपरागत मान के उसकी बात ही सुनना बंद कर दिया। आप सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं जिन आप नए को जोड़ना चाहते हैं, ये भी मुश्किल है। तो संघ और बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा कि जो पिछले 30-35 साल से, जब से बीजेपी की 1980 में संरचना हुई है, जो वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसके हितों का भी संरक्षण हो रहा है? ऐसा तो नहीं, नए वोटर को आकर्षित करने के लिए पुराने वोटर, परंपरागत वोटर्स के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत से लोग दूसरी पार्टियों से आके ज्वाइन करते हैं, उन्हें तुरंत टिकट मिल जाता है, वो तुरंत मंत्री बन जाते हैं। तो जो कैडर है उसको ये समझाना मुश्किल होता है कि भाई हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अगर ये लोग ऐसे ही आएंगे चुनाव के समय और इन्हें इनकी मनमाफिक चीजें मिल जाएंगी। तो इन चीजों पे भी बीजेपी और संगठन को विचार करना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब संघ जो है वो बीजेपी के साथ लगातार